सो हेलो फ्रेंड, चलिए ये अपन यूनिट 6 का चैप्टर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग भारतीय विदेश नीति में निरंतरता एवं बदलाव के बारे में पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति का निर्धारण निम्नलिखित कारकों द्वारा होता है। पहला, देश का भौगोलिक आकार। दूसरा है भौगोलिक अवस्थिति, पर्यावरण जैसे कारक महत्वपूर्ण होते हैं। फिर भूभाग में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन। तीसरा, तकनीकी और पूंजीगत क्षमता। नेक्स्ट है राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति एवं शासन प्रणाली। फिर देश का इतिहास एवं संस्कृति के द्वारा विदेश नीति प्रभावित होती है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय एवं वैश्विक कारक भी विदेश नीति के महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व होते हैं। भौगोलिक कारक, तो इसमें जियोपॉलिटिक्स आती है, भू राजनीति आती है। तो भूभाग या भौगोलिक कारकों के द्वारा विदेश नीति अधिक प्रभावित होती है, जिसे परंपरागत रूप में भू राजनीति की संज्ञा दी गई है। भूभागी कारकों में देश की अवस्थिति, कारक, आकार और स्थलाकृति इत्यादि कारक अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हिंद महासागर की भूमिका, भारत का हिंद महासागर में स्थित होना विदेश नीति को प्रभावित करता है। भौगोलिक रूप में भारत का विशाल क्षेत्र हिमालय से घिरा हुआ है और पाकिस्तान के द्वारा अभी भी भारत को पारगमन मार्ग उपलब्ध नहीं कराया जाता, इसलिए हिंद महासागर भारत के व्यापार के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। भारत ने एक विशाल जल सेना का निर्माण किया है। वर्तमान में हिंद महासागर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री संचार मार्ग है, इसलिए भारत हिंद महासागर को अपने प्रभाव का क्षेत्र बनाए रखना चाहता है और अमेरिका एवं जापान, सिंगापुर जैसे देशों के साथ मिलकर भारत ने हिंद महासागर में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का निरंतर प्रयास किया है। हिंद महासागर विशेषकर सुएज नहर से मलक्का संधि के बीच अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए भारत द्वारा वर्ष 1999 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुदूरवर्ती नौसैनिक कमांड की स्थापना की गई। यह उल्लेखनीय है कि म्यांमार का कोको द्वीप, जहां चीन ने एक नौसैनिक अड्डे का विकास किया है, यह इस सैनिक कमांड से मात्र 40 किलोमीटर दूर है। भारत और इंडोनेशिया के मध्य वर्ष 2001 में एक सैन्य समझौता हुआ, इसलिए हिंद महासागर सुरक्षा और आर्थिक दोनों कारणों से भारत के लिए अत्यधिक उपयोगी है। वर्ष 1997 में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हिमत 6 की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त बिम्स्टेक की स्थापना भी वर्ष 1997 में हुई। वर्ष 2000 में गंगा मेकॉन्ग परियोजना को आगे बढ़ाया गया। डियागो गार्सिया में पहले ही अमेरिका का सैनिक अड्डा बना हुआ है। उभरते चीन ने हिंद महासागर में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति को बढ़ावा दिया है। इसका अभिप्राय है हांगकांग से लेकर सूडान के पत्तन तक समुद्री संचार पर चीन का नियंत्रण बना रहे। इसमें मलक्का जल संधि, हार्मुज जल संधि पर तक चीन का अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। हिमालय क्षेत्र की भूमिका, तो हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर अविच्छिन्न रूप से 3 समानांतर श्रृंखलाओं के रूप में फैला हुआ है। हिमालय की लंबाई 2000 किलोमीटर के लगभग तथा चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर तक है। हिमालय क्षेत्र के जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड इत्यादि राज्य अवस्थित हैं। हिमाचल प्रदेश फिर हिमालय क्षेत्र में भारत की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान राज्यों से लगती हैं। भारतीय विदेश नीति के निर्माण में हिमालय जैसे प्राकृतिक प्रहरी की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। वर्ष 1962 के युद्ध के बाद चीन ने लद्दाख और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रों पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया है और अक्साई चीन से होकर सिकियांग तिब्बत राजमार्ग का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त चीन ने नेपाल को जोड़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण दर्रों, जिसमें कुदारी दर्रे पर भी अपना प्रभाव स्थापित किया है। चीन अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े भाग पर अपना दावा कर रहा है, जिससे भारतीय विदेश नीति स्पष्टतः प्रभावित होती है। इसलिए विदेशी नीति में हिमालयी राज्यों, विशेषकर नेपाल, भूटान एवं म्यांमार के साथ संबंध बनाने पर विशेष बल दिया गया है। क्योंकि चीन जैसी महाशक्ति का सीमा पर स्थित होना और उत्तर पूर्वी राज्यों में व्याप्त आंतरिक सुरक्षा की समस्या से विदेशी नीति पर अधिक प्रभाव पड़ता है। विशाल आकार, तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक यह 3214 किलोमीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर लंबा है। यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। एक विशाल आकार के देश होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती होती है। नेहरू ने भारत की अवस्थिति के बारे में कहा कि भारत की स्थिति एशिया में केंद्रीय है तथा दक्षिण पूर्व एशिया एवं मध्य एशिया में होने वाली किसी भी घटना का प्रभाव भारत की विदेश नीति पर पड़ता है।
यद्यपि विशाल आकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लाभदायक भी होता है, क्योंकि कोई भी बाहरी सेना देश को आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकती। जनसंख्या की भूमिका। भारत की विशाल जनसंख्या भी विदेश नीति को प्रभावित करती है, क्योंकि विशाल जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा बनाए रखना चुनौती होता है। अभी भी भारत की एक बड़ी आबादी भुखमरी और गरीबी का शिकार है। इसका स्पष्ट प्रभाव भारत की विदेश नीति पर पड़ता है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया के विशाल बाजार के रूप में जाना जा रहा है। एक और बेहतर मानवीय संसाधन के कारण देश का तीव्र विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर भारत को एक महाशक्ति के रूप में बनाए रखने के लिए गरीबी, अशिक्षा और कुपोषण जैसी समस्याओं को दूर करना महत्वपूर्ण चुनौती है। जनसंख्या का प्रभाव विदेश नीति पर केवल आंतरिक ही नहीं होता है, अपितु अनेक देशों में प्रवासी भारतीयों और भारतीय मूलों के लोगों के कारण भी विदेशी नीति प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में जारी एथनिक स्ट्रगल से जनजातीय संघर्ष से भारत अधिक प्रभावित हुआ है, क्योंकि तमिल मूल के लोगों का संबंध भारत से है। दूसरी ओर भारत एवं यूएसए संबंधों के प्रगाढ़ होने से अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। इनकी बढ़ती भूमिका के कारण विदेश मंत्रालय में एक प्रभाग भारतीय मूल के लोगों का बनाया गया है, अब एक मंत्रालय के रूप में विकसित हो चुका है। राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका। विदेश नीति के निर्धारण में राजनीतिक व्यवस्था की अहम भूमिका होती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के कारण भारत ने सदैव शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर बल दिया है। विश्व में लोकतंत्र के प्रसार का समर्थन किया है। वर्तमान समय में अनेक विकसित लोकतांत्रिक देशों ने भारत के लोकतंत्र को स्थायी लोकतंत्र का दर्जा दिया है। यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ निरंतर मजबूत होते संबंध लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अनेक दलों का अस्तित्व होता है। वर्ष 1990 के बाद बनने वाली गठबंधन सरकारों के दौर में गठबंधन सहयोगियों के मध्य विदेश नीति के अनेक मुद्दों पर मतभेद उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे उल्लेखनीय मतभेद वर्ष 2005 में किए गए भारत और अमेरिका सिविल परमाणु समझौते के मुद्दे पर देखा गया, जहां वामपंथी दलों ने इस समझौते का विरोध किया एवं कांग्रेस के मध्य स्पष्ट मतभेद उभरे। राज्यों की भूमिका। तो भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन प्रणाली के साथ संघात्मक व्यवस्था को भी अपनाया गया है, इसलिए विदेश नीति के निर्माण में राज्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में जारी तमिल संघर्ष मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार द्वारा संघ सरकार पर दबाव बनाने का प्रयत्न किया गया। शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत ने लोकतंत्र के प्रसार का समर्थन किया, लेकिन भारत की स्पष्ट मान्यता है कि वह किसी देश के लोकतंत्र को बाहर से आरोपित नहीं करेगा, इसलिए भारत और म्यांमार के मध्य संबंधों को मधुर बनाया गया। वर्तमान समय में भारत में विद्यमान सांप्रदायिकता, नजातीय संघर्ष और नस्लवाद जैसी समस्या से विदेश नीति स्पष्ट रूप से प्रभावित होती है, इसलिए इन समस्याओं को हल करना विदेश नीति की मूल चुनौती। आर्थिक विकास की भूमिका। तो देश का आर्थिक विकास भी विदेश नीति को अत्यधिक प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए भारत की बढ़ती आर्थिक वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए भारत को विशाल ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि भारत मूलतः तेल पर आश्रित राष्ट्र है, इसलिए पश्चिमी एशिया के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने पर विशेष बल दिया जाता है। ऊर्जा सुरक्षा की रणनीति के अंतर्गत भारत यह भी प्रयत्न करता है कि तेल की बजाय गैस को ज्यादा उपयोगी बनाया जा सके, इसलिए म्यांमार और तजाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। भारत की ऊर्जा आपूर्ति का अभी भी बड़ा भाग पश्चिम एशिया से आता है। राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि ऊर्जा के लिए हम किसी एक ही स्रोत पर निर्भर न हो, इसलिए अफ्रीकी देशों के साथ, मध्य एशिया और रूस के साथ भी ऊर्जा आदान प्रदान के सहयोग हो रहे हैं। लैटिन अमेरिकी देशों फॉर एग्जाम्पल वेनेजुएला से भी ऊर्जा आपूर्ति के समझौते किए जा चुके हैं। विदेश नीति में ऊर्जा सुरक्षा की नीतियों के निर्धारण में पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान युग में आर्थिक विकास बनाए रखने के साथ पर्यावरणीय प्रदूषण को भी नियंत्रित करना मूल चुनौती है, इसलिए परमाणु ऊर्जा के मुद्दे पर विभिन्न देशों के साथ समझौते किए गए हैं। इतिहास एवं संस्कृति की भूमिका। तो विदेश नीति के निर्माण में देश की इतिहास एवं संस्कृति का अधिक प्रभाव होता है। यद्यपि भारतीय इतिहास में अशोक और कौटिल्य दोनों की परंपराएं विद्यमान है, परंतु विदेश नीति के प्रारंभ में अशोक की परंपरा का प्रभाव ज्यादा रहा। इंदिरा गांधी के कार्यकाल से विदेश नीति में यथार्थवाद अत्यधिक प्रभावी हुआ। भारतीय समाज न केवल विविधतापूर्ण है बल्कि सहिष्णु भी है। विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्रीय आंदोलन का अधिक प्रभाव है। विदेश नीति के मूलभूत आदर्श राष्ट्रीय आंदोलन से ही निर्मित हुए हैं, जिनमें साम्राज्यवाद विरोध, उपनिवेशवाद विरोध, रंग भेद नीति का विरोध और हथियारों के दौर का विरोध किया गया। ऐसा माना जाता है कि आरंभिक काल विदेश नीति में राष्ट्रीय आंदोलन का ही रूपांतरण था। क्षेत्रीय और वैश्विक कारकों की भूमिका। विदेश नीति के निर्माण में घरेलू कारकों के अलावा क्षेत्रीय एवं वैश्विक कारकों का भी अत्यधिक प्रभाव होता है।
आरंभ में नेहरू ने एशियाई अफ्रीकी सहिष्णुता की नीति पर बल दिया, परंतु पाकिस्तान की भारत विरोधी नीति और चीन की विस्तारवादी आकांक्षाओं के कारण नेहरू का सपना साकार नहीं हो सका। भारत द्वारा पड़ोसी देशों के प्रति सद्भावनापूर्ण नीति अपनाई गई, परंतु पड़ोसी देशों ने भारत के प्रति संदेह और अविश्वास व्यक्त किया। वर्ष 1970 के दशक में अमेरिका, चीन, पाकिस्तानी सामरिक गठजोड़ के कारण भारत की सुरक्षा पर गहरा खतरा उत्पन्न हुआ। इसी कारण भारत और सोवियत संघ के मध्य शांति और मित्रता की संधि संपन्न हुई। विश्व में व्याप्त शीत युद्ध और हथियारों के दौर के कारण भारत चाह कर भी सभी देशों के साथ संबंध बेहतर नहीं कर सका। भारत की गुटनिरपेक्षता नीति को यूएसए जैसी देशों ने सीधे से नकारा है। शीत युद्धोत्तर विश्व में क्षेत्रीय और वैश्विक कारकों की भूमिका। शीत युद्धोत्तर विश्व में क्षेत्रीय और वैश्विक कारकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और भारतीय विदेश नीति में स्पष्ट परिवर्तन देखे जा सकते हैं। भारत में उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों को अपनाया गया तथा विदेश नीति में भू अर्थ को यानी जियो पॉलिटिक्स को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका के साथ बेहतर संबंध बनाने पर बल दिया गया है। विदेश नीति में व्यापार और निवेश जैसे मुद्दे प्राथमिक हुए हैं। दक्षिण एशिया में उभरते चीन के परिणाम स्वरूप और चीन एवं पाकिस्तान गठजोड़ के कारण अभी भी विदेश नीति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती विद्यमान है। वर्ष 1990 के बाद वैश्विक सख्त संतुलन में स्पष्ट परिवर्तन हुए। अमेरिका एवं रूस के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास हुआ। अब रूस और चीन भी सामरिक मित्र बन गए हैं। विश्व में पूंजीवाद बनाम साम्यवाद का विभाजन समाप्त हो गया। अतः भारत में लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 अपनाई गई, जिससे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ किया जा सके। दक्षेज को मुक्त व्यापार क्षेत्र साप्टा के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया। वर्तमान में भारत और आसियान के मध्य मुक्त व्यापार के समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। भारत एवं यूरोपीय यूनियन के मध्य मुक्त व्यापार समझौते पर विचार चलता ही रहेगा। होने की संभावना निकट भविष्य में नहीं है। भूमंडलीकरण की भूमिका। वर्तमान युग उदारीकरण और भूमंडलीकरण का युग है। भारत भूमंडलीकरण का विरोधी नहीं है और न ही बहुपक्षीय वैश्विक वार्ताओं के विरुद्ध है, परंतु भारत का यह मानना है कि दोहा विकास वार्ता, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा विकासशील देशों के हितों को भी बनाए रखा। क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों एवं विश्व व्यापार संगठन के युग में विविधताकारी विदेश नीति अपनाते हुए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका लुक वेस्ट पॉलिसी 2004, मध्य एशिया के साथ भी व्यापारिक आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया। शीत युद्ध की समाप्ति और बढ़ते भारतीय एवं अमेरिकी संबंधों के परिणाम स्वरूप भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरिया के साथ भी मधुर और मित्रतापूर्ण संबंध विकसित हो रहे हैं। वर्ष 2012 में भारत एवं दक्षिण कोरिया के बीच सिविल परमाणु समझौता हुआ। वैश्विक आतंकवाद का मुद्दा। तो वर्तमान विश्व में व्याप्त वैश्विक आतंकवाद से भारतीय विदेश नीति पर इसके स्पष्ट प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसलिए भारत ने अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन किया तथा सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का प्रयत्न किया गया। भारत की अभी भी यह मानता है कि आतंकवाद के विरुद्ध दोहरे मापदंडों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आतंकवाद को किसी भी आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। पर्यावरण का मुद्दा। भारत ने सदैव सतत विकास का समर्थन किया, परंतु विकासशील देशों के हितों को संरक्षित करने की मांग भी उठाई। भारत के अनुसार पर्यावरणीय समस्या के समाधान के लिए साझे परंतु अलग अलग उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रयोग होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुद्दा। विश्व में व्याप्त सुरक्षा की नई चुनौतियों या सुरक्षा के गैर परंपरागत खतरों को सुलझाने के लिए एक शक्तिशाली यूएन की आवश्यकता है। इसलिए भारत ने भी यूएन सुधार पर बल दिया तथा स्थायी सदस्यता का दावा भी प्रस्तुत किया। इसके लिए भारत ने G4 की स्थापना की, जिसके सदस्य हैं भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी। गुट निरपेक्षता तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नैब। तो गुट निरपेक्षता का अभिप्राय क्या है? गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। जॉर्ज स्वार्जनबर्गर ने गुट निरपेक्षता के अनेक अर्थ बताए, जैसे पृथकतावादी नीति, गैर प्रतिबद्धता, तटस्थता तथा तटस्थीकरण। गुट निरपेक्षता तीसरी दुनिया की सामूहिक आवाज तथा विश्व को लोकतांत्रिक बनाने की साझी मांग है। यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंग भेद की नीति को समाप्त करने का सामूहिक आंदोलन है। यह विश्व में एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण की मांग है, जिसमें संप्रभुता, स्वतंत्रता और राज्यों के मध्य समानता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन होगा। गुट निरपेक्षता का आशय स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति का निर्माण, विश्व को शांतिपूर्ण बनाने का आंदोलन तथा विश्व को गुटों से मुक्त करने का आंदोलन है। गुट निरपेक्षता का आशय विश्व के प्रत्येक मुद्दे पर उसके गुण और अवगुण के आधार पर सक्रिय सहभागिता है। अतः गुट निरपेक्षता तटस्थता और अलगाववाद से भिन्न है। गुट निरपेक्ष राज्यों के मध्य
विद्यमान भिन्नताओं से इसका महत्व कम नहीं होता, क्योंकि इसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण लोकतंत्र की स्थापना करना। बांडुंग सम्मेलन ये 1955 में होता है। तो इस आंदोलन में गुटनिरपेक्षता का आधार तैयार किया गया। मार्च 1947 में नई दिल्ली में एशियाई संबंधों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विश्व में साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद समाप्त करने का विचार दिया गया। बांडुंग में एशियाई एवं अफ्रीकी देशों का सम्मेलन हुआ, जिसमें 29 एशियाई अफ्रीकी देशों ने भाग लिया, जिसमें चीन और भारत जैसे देशों की भागीदारी मुख्य थी। बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, 1961 में इसका पहला सम्मेलन हुआ। वर्ष 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सदस्यों को सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित मानकों का निर्माण किया गया। पहला, सैन्य संगठनों का सदस्य न हो। सदस्य राष्ट्रों की भूमि पर विदेशी सैनिक अड्डों का न होना। तीसरा, महाशक्तियों के साथ द्विपक्षीय सैन्य संधि का अभाव। चौथा, स्वतंत्र एवं स्वायत्त विदेश नीति निष्ठ है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। गुटनिरपेक्षता आंदोलन बनाम संस्थाकरण, तो मूवमेंट वर्सेस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तो गुटनिरपेक्षता मूलतः एक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य विश्व राजनीति को शक्ति संतुलन की बजाय न्याय और समता के आधार पर निर्मित करने का प्रयत्न किया गया। वर्ष 1973 में अल्जीरियस सम्मेलन में एक समन्वयकारी ब्यूरो की स्थापना हुई, जिसके द्वारा इस आंदोलन को संस्थागत करने का प्रयत्न किया गया। पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार गुटनिरपेक्षता। पाश्चात्य विचारकों के अनुसार गुटनिरपेक्षता थोथी विचारधारा है। यह अवसरवादी विचारधारा है। इसमें प्रत्येक राज्य अवसरवादी नीतियों का प्रयोग करके अपने हितों में वृद्धि करता है। जॉन फॉस्टर डालेस के अनुसार शीत युद्ध के वैचारिक ध्रुवीकरण के युग में गुटनिरपेक्षता की संकल्पना निरर्थक है। गुटनिरपेक्षता का विकास। प्रथम चरण। वर्ष 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यतः भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया और इंडोनेशिया द्वारा की गई। पहले सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया, जिसमें क्यूबा, यूगोस्लाविया, साइप्रस जैसे देश भी सम्मिलित हुए। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने पहले सम्मेलन में कहा कि गुटनिरपेक्षता का आशय स्वतंत्र विकास का अधिकार है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समान रूप में भागीदारी करने की मांग है। इन राज्यों ने शीत युद्ध की विश्व राजनीति में स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली करने की मांग उठाई, क्योंकि अभी भी दुनिया के अनेक भागों में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवादी व्यवस्था बनी हुई है। पहले चरण के बेलग्रेड, काहिरा 1964, लुसाका 1970 बैठकों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा निम्नलिखित मांगें उठाई गई। पहला, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति की समाप्ति। फिलिस्तीन राज्य की स्थापना। निःशस्त्रीकरण और नेक्स्ट है अफ्रीकी महाद्वीप से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को पूर्णतः समाप्त करना। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग द्वितीय चरण में। तो वर्ष 1973 के अल्जीरिया सम्मेलन के मंच से गुटनिरपेक्ष आंदोलन में आर्थिक मुद्दों को प्राथमिकता प्रदान की गई, क्योंकि तीसरी दुनिया के देशों को ऐसा प्रतीत हुआ कि समूची आर्थिक व्यवस्था पर विकसित देशों का प्रभुत्व है और वे इसका प्रयोग अपने हितों के लिए कर रहे हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण विकासशील देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से वर्ष 1974 में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई। तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम की मांग उठाई गई, जिसके मूल उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला, तीसरी दुनिया के देशों के ऋण के बोझ को कम करना। दूसरा, विकासशील देशों का उनके प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व स्वीकार करना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण। नेक्स्ट, ब्रिटेन वुड्स आर्थिक प्रणाली में सुधार की मांग। नेक्स्ट, तकनीकी हस्तांतरण यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसके पश्चात वर्ष 1976 में कोलंबो सम्मेलन, वर्ष 1979 के हवाना सम्मेलन और वर्ष 1983 के नई दिल्ली सम्मेलन तथा वर्ष 1986 की हरारे सम्मेलन में भी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग को प्रभावी रूप से उठाया गया। नई दिल्ली सम्मेलन में दक्षिण दक्षिण संवाद पर बल दिया गया। हरारे सम्मेलन में अफ्रीका के विकास के लिए अफ्रीकी कोष का गठन का निर्णय लिया गया। कोलंबो सम्मेलन में दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रभावी बनाने पर बल दिया गया। नई अंतर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था की मांग। तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने सभी राष्ट्रों के मध्य समान सूचना एवं संचार को बेहतर करने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था की मांग उठाई। नव उपनिवेशवादी विरासत के कारण विकासशील राज्यों के पास सूचना एवं संचार के साधनों का अभाव था। इस नई सूचना व्यवस्था के माध्यम से साम्राज्यवादी व्यवस्था के विरोध के समर्थक थे। नई सूचना व्यवस्था विकासशील देशों के आपसी सहयोग के लिए आवश्यक है। वर्ष 1976 में नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सूचना मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें यह कहा गया कि नई सूचना व्यवस्था का निर्माण भी आवश्यक है। हवाना सम्मेलन में भी इस पर महत्वपूर्ण बल दिया गया। प्राकृतिक मित्र का सिद्धांत। गुटनिरपेक्षता आंदोलन के द्वितीय चरण में आर्थिक मुद्दे प्राथमिक हो गए तथा राजनीतिक मुद्दे भी बने रहे।
वर्ष 1979 में क्यूबा के हवाना शहर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन आयोजित किया गया और क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो ने वर्ष 1979 के सम्मेलन में साम्यवादी सोवियत संघ को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्वाभाविक मित्र कहा, क्योंकि सोवियत संघ और विकासशील देश दोनों साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, परंतु भारत ने प्राकृतिक मुक्ति के सिद्धांत को नकार दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 15वीं बैठक में भूमंडलीकरण को सर्वसमावेशी बनाने पर बल दिया गया, जबकि विकसित देश भूमंडलीकरण का प्रयोग केवल अपने हितों के लिए करना चाहते थे। वर्ष 1986 की गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हरारे में अफ्रीका कोष की स्थापना हुई। इसका पूरा नाम था एक्शन फॉर रेजिस्टिंग इन्वेजन, कोलोनियलिज्म एंड अपार्थाइड फंड, अफ्रीका फंड। तीसरा चरण तो वर्ष 1992 से वर्तमान तक गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता। शीत युद्धोत्तर विश्व में दुनिया में कई निर्णायक परिवर्तन हुए, जिसमें सोवियत संघ का विघटन और वार्सा नामक सैन्य गुट की समाप्ति की घोषणा की गई और अब विश्व अमेरिकी प्रभुत्व में एक ध्रुवीय हो गया है तथा इस दौरान क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों का प्रभाव बढ़ने लगा है, क्योंकि संपूर्ण विश्व ने समान रूप से आर्थिक प्रणालियों को स्वीकार किया। वर्ष 1991 तक नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका सहित समस्त विश्व से उपनिवेशवाद और रंगभेद को समाप्त कर दिया गया। यह सत्य है कि सभी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने स्वतंत्र और स्वतंत्र नीतियों का प्रयोग नहीं किया। उदाहरण के लिए मिस्र, पाकिस्तान और अमेरिका सामरिक गठबंधन के सदस्य बन गए। सऊदी अरेबिया और वियतनाम ने अपनी भूमि पर महाशक्तियों के सैन्य अड्डों का निर्माण करवाया, जबकि दूसरी ओर सिंगापुर, श्रीलंका और सुकार्नो के पश्चात मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे राज्य भी महाशक्तियों के साथ सैन्य रूप से बच गए। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यूगोस्लाविया और मिस्र ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया। यह बिंदु उल्लेखनीय है कि दोनों देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक और इसके चेयरमैन भी रह चुके थे। वर्ष 1991 की गुटनिरपेक्ष विदेश मंत्रियों की बैठक में यूगोस्लाविया ने गुटनिरपेक्षता के नाम को परिवर्तित करने का प्रस्ताव की दिया। मिस्र ने तो यहाँ तक कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विलय G77 में हो जाना चाहिए। शीत युद्धोत्तर विश्व में जकार्ता सम्मेलन 1992, कार्टाजेना सम्मेलन 1995, डरबन 98, कुआलालंपुर 2003, हवाना 2006 तथा शर्म शेख सम्मेलन 2009 में लगातार गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर बल प्रदान किया गया। MS राजन के अनुसार कुछ लोगों ने गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर शुरू से ही प्रश्न उठाया, इसलिए यह कोई नवीन प्रवृत्ति नहीं है। अन्य लोगों के अनुसार जब गुटनिरपेक्ष राष्ट्र ही गुटनिरपेक्षता का पालन नहीं करते तो यह प्रासंगिक कैसे है। अन्य के अनुसार गुटनिरपेक्षता इसलिए भी अप्रासंगिक है कि गुट ही नहीं है। ये सभी मान्यताएं गुटनिरपेक्षता के वास्तविक और पूर्ण अर्थ को स्वीकार नहीं करते, बल्कि गुटनिरपेक्षता का संकीर्ण अर्थ है, जबकि एक लोकतांत्रिक समता मूलक विश्व की मांग गुटनिरपेक्षता का व्यापक और वास्तविक अर्थ है। फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा प्रारंभ से ही निशस्त्रीकरण का समर्थन किया गया। परमाणु शक्ति संपन्न विकसित देश निशस्त्रीकरण के बजाय परमाणु हथियारों पर अपना आधिपत्य कायम रखना चाहते हैं और शेष विश्व को इससे वंचित रखने के लिए प्रयत्नशील है। इससे स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अभी भी प्रभुत्व और आधिपत्य कायम है। शीत युद्धोत्तर विश्व में विकासशील देशों को आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए विकसित देशों की कठोर शर्तों का सामना करना पड़ रहा है। विकासशील देशों के समक्ष इन शर्तों से इंकार करने का विकल्प नहीं है। शीत युद्ध के युग में विकासशील देशों को दोनों महाशक्तियों से सहायता प्राप्त होती थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का मूल आधार सभी राज्यों की समानता पर आधारित सहयोग और समन्वय में वृद्धि करना है, परंतु सुरक्षा परिषद में अभी भी 5 महाशक्तियों का आधिपत्य कायम है। इसलिए विश्व व्यवस्था लोकतंत्र और न्याय की बजाय शक्ति संतुलन द्वारा संचालित है। इसलिए गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता स्वाभाविक है। एक ध्रुवीय विश्व राज्यों की समान संप्रभुता की संकल्पना के प्रतिकूल है, क्योंकि इस विश्व में अशक्त और छोटे राज्यों के विकल्प अत्यधिक सीमित हो गए हैं। अतः सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इसकी प्रासंगिकता बढ़ गई। समकालीन भूमंडलीकृत उदारीकरण की अर्थव्यवस्था में वैश्विक संस्थाओं पर चुनिंदा महाशक्तियों का आधिपत्य है। वर्तमान आर्थिक संकट के युग में विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं अधिक प्रतिकूल स्थिति में है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक नए ब्रिटेन वुड्स आर्थिक प्रणाली के निर्माण की आवश्यकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 15वीं बैठक में भूमंडलीकरण को सर्वसमावेशी बनाने पर बल दिया गया, जबकि विकसित देश भूमंडलीकरण का प्रयोग केवल अपने हितों के लिए करना चाहते थे। उत्तर दक्षिण के मध्य का विभाजन अभी भी बरकरार है तथा विकासशील देशों में अभी भी विकास की समस्या विद्यमान है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता इससे स्वयं सिद्ध है। वर्तमान विश्व में वैश्विक आतंकवाद, पर्यावरणीय समस्या, नशीली दवाओं का बढ़ता व्यापार समूची मानवता के समक्ष उत्पन्न साझे खतरे हैं और इन समस्याओं का समाधान बहुपक्षीय रूप से ही किया जा सकता है।
इसलिए एक लोकतांत्रिक विश्व के निर्माण की गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मांग ज्यादा प्रासंगिक है। वर्ष 2009 के सरमल से एक सम्मेलन में आर्थिक मंदी से उबरने के लिए साझे प्रयासों पर बल दिया गया। अफ्रीकी देशों की सहायता का प्रस्ताव दिया गया। पर्यावरणीय वार्ताओं में विकासशील देशों के हितों को सुरक्षित करने की मांग उठाई गई। साथ ही यह भी कहा गया कि सुरक्षा और निःशस्त्रीकरण एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए विश्व सुरक्षा के लिए निःशस्त्रीकरण आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतंत्रीकरण पर बल प्रदान किया गया तथा कहा गया कि आतंकवाद को किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का औपचारिक प्रारंभ। भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का आधार अंतर्निहित है और वर्ष 1961 में गुटनिरपेक्षता आंदोलन की स्थापना में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेहरू ने गुटनिरपेक्षता तीसरा गुट नहीं बल्कि शांति का गुट कहा, इसलिए उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शांति व निःशस्त्रीकरण पर मूल बल प्रदान किया। उनके अनुसार गुटनिरपेक्ष महाशक्तियों का विरोध नहीं अपितु स्वतंत्रता के विस्तार की मांग। नेहरू के पश्चात गुटनिरपेक्ष विदेश नीति। तो भारत ने काहिरा लुसाका सम्मेलन में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन किया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में गुटनिरपेक्ष विदेश नीति बनाए रखने के बावजूद राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता के मुद्दों पर मुख्य बल दिया गया। अतः इंदिरा गांधी की नीति ज्यादा व्यवहारिक और यथार्थवादी थी। क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा के परिवर्तित परिवेश के कारण वर्ष 1971 में भारत एवं सोवियत संघ के मध्य शांति एवं मित्रता की संधि हुई। इस दशक में श्रीमती गांधी ने अंगोला और मोजाम्बिक में उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन का समर्थन किया। जिम्बाब्वे की अल्पमत सरकार का विरोध एवं रंग भेद की नीति की आलोचना की गई एवं भारत ने फिलिस्तीन मुद्दे पर भी अपना स्पष्ट समर्थन किया। वर्ष 1976 के कोलंबो सम्मेलन में भारत ने तीसरी दुनिया के बैंक के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसके द्वारा विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव था। वास्तविक गुटनिरपेक्षता। वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार ने वास्तविक गुटनिरपेक्षता का नारा दिया। जनता पार्टी के अनुसार भारतीय विदेश नीति का झुकाव साम्यवाद के पक्ष में था और जनता पार्टी ने दोनों महाशक्तियों के साथ समान रूप से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास किया। अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर करने पर बल प्रदान किया गया, परंतु क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों के कारण अमेरिका और भारत के मध्य दूरी बनी रही। नई दिल्ली सम्मेलन 1983। गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन 1982 में बगदाद में आयोजित होने वाला था, परंतु ईरान और इराक के मध्य युद्ध के कारण यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत ने इस सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रभावी रूप से समर्थन किया। इंदिरा गांधी के अनुसार विकास, निःशस्त्रीकरण और क्षमता एक दूसरे से जटिल रूप में अंतर संबंधित हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लोकतांत्रिकरण पर भी बल दिया है। उनके अनुसार कोई पहली या दूसरी या तीसरी दुनिया नहीं है, बल्कि पूरा विश्व एक है। तो चलिए अब नैम के जो समिट हुए उनको देख लेते हैं। पहला समिट 1 से 6 सितंबर 1961 को हुआ, कहाँ? यूगोस्लाविया, बेलग्रेड में। दूसरा 5 से 10 अक्टूबर 1964 को संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, अमीरात में कायरो में। तीसरा 8 से 10 सितंबर 1970 में जाम्बिया में हुआ, लुसाका में। चौथा 5 से 9 सितंबर 1973 में अल्जीरिया के अल्जीरियस में हुआ। पांचवा 16 से 19 अगस्त 1976 श्रीलंका में, कोलंबो में। छठवां 3 से 9 सितंबर 1979 को क्यूबा, हवाना में हुआ। सातवां 7 से 12 मार्च 1983 को हुआ, भारत में, नई दिल्ली में। तो देख लीजिए, ये भारत में पहली बार 1983 में होता है, ये याद रखिएगा, भारत वाला महत्वपूर्ण है। आठवां तो 1 से 6 सितंबर 1986 जिम्बाब्वे, हरारे में। नौवां 4 से 7 सितंबर 1989 यूगोस्लाविया, बेलग्रेड में फिर से होता है। तो बेलग्रेड में 2 हो चुके हैं। पहला कब हुआ था? 1961 में हुआ, पहली बार वाला। और दूसरा, और फिर दूसरी बार ये 9वीं बार हुआ है, दूसरा 9वीं बार हुआ। 10वां 1 से 6 सितंबर 1992 इंडोनेशिया, जकार्ता में। 11वां 18 से 20 अक्टूबर 1995 कोलंबिया, कार्टागेना दी इंडियाज में हुआ। फिर 12वां 2 से 3 सितंबर 1998 को हुआ, दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में। फिर 13वां 20 से 25 फरवरी 2003 को मलेशिया, कोलालमपुर में हुआ। 14वां 15 से 16 सितंबर 2006 को क्यूबा के हवाना में हुआ। 15वां 11 से 16 जुलाई 2009 को मिस्र के शर्म एल शेख में हुआ। 16वां 26 से 31 अगस्त 2012 को ईरान के तेहरान में हुआ। 17वां 13 से 18 सितंबर 2016 को वेनेजुएला में हुआ, पोरलामर में हुआ। फिर ये 18वां 2018 में अजरबैजान में प्रस्तावित है, बल्कि हो ही चुका है। फिर तेहरान सम्मेलन 2012 में, इसको देखते हैं। तो गुटनिरपेक्षता के 16वें सम्मेलन में 29 शासनाध्यक्षों ने भाग लिया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी सम्मिलित हुए। इसके अंदर 70 देशों के अन्य प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव ने भी इसमें भाग लिया। यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की संख्या 120 है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौरान ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का समर्थन किया गया और अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों की आलोचना की गई। सम्मेलन में समग्र निशस्त्रीकरण पर बल दिया गया, इसलिए ईरान सम्मेलन का महत्वपूर्ण है। फिर अमेरिका के द्वारा ईरान को अलग थलग करने का प्रयत्न सफल नहीं हो सका। वेनेजुएला सम्मेलन 2016 में होता है। तो यह सम्मेलन लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला के पोर्लामार में हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया। यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इससे पहले 1979 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। विशेषज्ञों का यह मानना है कि इसका कारण भारत की अमेरिकी केंद्रित नीति रही है तथा अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन से भारत का कोई निहित लगाव नहीं रह गया। इस सम्मेलन में भारत ने सीमा पार आतंकवाद के समर्थन पर जोर दिया। यह मानवाधिकार हनन का सबसे बड़ा कारण है, जो विश्व के समक्ष बहुत बड़ा खतरा है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर जोर दिया गया। तो नेक्स्ट है भारतीय विदेश नीति में प्रासंगिकता। तो शीत युद्धोत्तर विश्व में सोवियत संघ के विघटन और वार्सा के विघटन के पश्चात कूटनीतिक विदेश नीति पर प्रश्न उठाए जाने लगे हैं। विचारकों के अनुसार अब तीसरा विकल्प अप्रासंगिक है। वर्ष 1990 के पश्चात अब भारतीय विदेश नीति में यथार्थवाद प्रभावी हुआ है। भारत ने पहलकारी विदेश नीति का प्रयोग करते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों के निर्माण का प्रयत्न किया तथा विदेश नीति में भू अर्थ का महत्व बढ़ा है और अमेरिका के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने पर महत्वपूर्ण बल दिया गया है। इसलिए कुछ यथार्थवादी विचारकों जैसे सी राजा मोहन ने कहा है कि नरसिम्हा राव से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक के कार्यकाल में गुटनिरपेक्षता का मूल आधार विदेश नीति में से विलुप्त हो गया। अब विदेश नीति में इसका प्रयोग केवल अलंकारिक रूप में किया जाता है। इन विचारकों के अनुसार भारत और अमेरिका में अब वैचारिक मतभेद समाप्त हो गए हैं और अब भारत अपने राष्ट्रीय हितों को अधिक महत्व देने लगा। साथ ही परमाणु शक्ति संपन्न भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। विचारकों ने तो यहाँ तक कहा है कि विगत वर्षों में गुटनिरपेक्षता नीति से भारत को अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु इस मत से सभी लोग सहमत नहीं है। जैसा कि एम.एस. राजन ने कहा है, गुटनिरपेक्ष विदेश नीति स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति का पर्याय है, इसलिए यह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती तथा भारतीय विदेश नीति में आज भी प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर उसके गुण और अवगुण के आधार पर निर्माण किया जाता है। इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। वर्ष 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण करने के पश्चात भारत ने इराक में अपनी सेना नहीं भेजी। राष्ट्रीय हित के आधार पर भारत ने म्यांमार के साथ संबंधों को पुनर्बहाल किया तथा आदर्शवादी सोच को त्याग दिया। भारत ने सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग और संयुक्त राष्ट्र संघ को लोकतांत्रिक बनाने का समर्थन किया। भारत ने ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं की पुनर्संरचना की मांग की, इसमें भारत सहित विकासशील देशों को अधिक भागीदारी प्रदान की जाए। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देशों के साथ मिलकर विकसित देशों की भेदभावकारी नीतियों का विरोध किया। भारत द्वारा सार्वभौमिक एवं समग्र निशस्त्रीकरण का समर्थन किया गया। भारत द्वारा दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया, क्योंकि भारत का दक्षिण-दक्षिण सहयोग अभी भी विदेश नीति का मूल आधार है। वर्ष 2012 के तेहरान गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत ने भाग लिया। इस 16वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत ने भाग न लेने के लिए अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर दबाव बनाया गया था। इजराइल भी भारत के इस सम्मेलन में सहभागिता का समर्थक नहीं था। इसके बावजूद भारतीय प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। यह भारतीय विदेश नीति के स्वतंत्र एवं स्वायत्त होने का प्रमाण है। सरमल शेख गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि भूमंडलीकरण सर्वसमावेशी होना चाहिए तथा वर्तमान आर्थिक मंदी के दौर में विकासशील देशों के हितों का संरक्षण होना चाहिए। अतः भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता अभी भी कायम है। विकासशील देशों के साथ साझे आर्थिक सहयोग के द्वारा पारस्परिक लाभ प्राप्त होंगे तथा विश्व में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का आदर्श और प्रभावी होगा। भारतीय विदेश नीति में तीसरी दुनिया के देशों के साथ संबंध को अभी भी निर्णायक महत्व प्रदान किया जाता है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एवं पश्चिम एशिया के साथ संबंधों के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ किया गया। इसी के साथ अमेरिका से मित्रतापूर्ण संबंध और सुदृढ़ किए जा रहे हैं। रूस के साथ पहले से ही सदाबहार संबंध बनाए हुए हैं। इसलिए भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता स्पष्ट रूप से विद्यमान है, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुटनिरपेक्ष विदेश नीति में महाशक्तियों की सीधी आलोचना एवं विरोध के बजाय विकासशील देशों के हितों को पूर्ण करने पर ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अतः भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता कायम है, लेकिन महाशक्तियों का विरोध नहीं,
यह एक मध्यम मार्ग एवं व्यवहारिक तरीका है। विकासशील देशों की विदेश नीति। गुटनिरपेक्षता नैम 2.0। भारत द्वारा 21वीं सदी में अपनाई जाने वाली स्वायत्त एवं स्वतंत्र विदेश नीति को नैम 2.0 कहा गया है। इसमें 21वीं सदी में अपनाए जाने वाले आधारभूत सिद्धांतों, रणनीतियों, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज का उल्लेख किया गया है ना। यह भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर प्रभावकारी ढंग से उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में अपने विकल्पों के बढ़ाने से संबंधित है। यह नीति नेहरू की उदारवादी स्वायत्त नीतियों का व्यवहारिक रूप है। इस दस्तावेज में यह कहा गया है कि भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्माण में स्वायत्तता की नीति पर बल दिया गया। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से बनने वाले संबंधों में बाधक नहीं होंगे। यह दस्तावेज नैम 2.0 कहलाता है। भारत का विश्व पर भौतिक प्रभावों से अधिक नैतिक प्रभाव है। नैम 2.0 रणनीतिक एवं स्वायत्तता पर जोर देते हुए महाशक्तियों के साथ साथ पड़ोसी देशों से विदेशी संबंधों पर बल देता है। पड़ोसी देशों से विशेष संबंधों पर बल देती है। साथ ही यह नीति भारत की घरेलू नीतियों और विदेश नीति पर सह संबंध बनाने पर जोर देती है तथा प्रयास करती है कि विदेश नीति कैसे राष्ट्रीय विकास में सहायक हो सकती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में भारत की विदेश नीति 3 मुख्य उद्देश्यों द्वारा संचालित होगी। प्रथम, भारत विचारधारा तथा उद्देश्यों से अपने राष्ट्रीय हितों को सीमित नहीं करेगा। द्वितीय, भारत अधिकतम रणनीतिक स्वायत्तता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अर्जित करने हेतु अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करेगा तथा थर्ड, एक समतामूलक विश्व व्यवस्था के निर्माण का प्रयास करेगा। भारत नैम 2.0 में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि सामरिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का मूल आधार है। गुटनिरपेक्षता का महत्व आंदोलन के रूप में समाप्त हो सकता है क्योंकि आरंभ में गुटनिरपेक्षता को साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के रूप में चित्रित किया गया था, परंतु स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में इसका महत्व हमेशा बना रहेगा। बहुगुटीयता की नीति यानी पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। मोदी के नेतृत्व में गुटनिरपेक्षता के बजाय बहुगुटीयता यानी मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत अमेरिका, जापान, भारत, जय और अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सामरिक सहयोग के चौकोन यानी क्वाड का निर्माण किया गया है। इसी के साथ भारत रूस एवं भारत चीन रिक के साथ सहयोग बढ़ा है तथा भारत ने एससीओ की सदस्यता भी प्राप्त कर ली है कब 2017 में। अतः सामरिक स्वायत्तता की नीति को प्रभावी बनाया जा रहा है। भारत की परमाणु नीति। तो मई 1998 में शक्ति श्रृंखला के परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने परमाणु नीति का निर्माण किया। उसमें पहला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में प्रत्येक राज्य को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। जब तक यह विश्व परमाणु हथियारों से मुक्त नहीं होता तब तक भारत को अपनी सुरक्षा के लिए विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध क्षमता बनाने की आवश्यकता है। परमाणु प्रतिरोध के निर्माण में अधिकतम विश्वसनीयता, प्रभावकारिता और सुरक्षा की भी आवश्यकता है। विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध निर्मित करने के लिए भारत के पास पलटवार की क्षमता होनी चाहिए तथा स्वयं को बचाने की भी क्षमता होनी चाहिए। भारत में परमाणु शक्ति का मूल उद्देश्य भारत को परमाणु आक्रमण से सुरक्षित रखना है। इसलिए भारत किसी भी देश के ऊपर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। भारत उन देशों के ऊपर भी परमाणु हमला नहीं करेगा जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है अथवा वो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के गठबंधन के साथ नहीं है। भारत अपनी परंपरागत सैन्य क्षमता को भी और सुदृढ़ करेगा। यदि भारत पर रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला किया जाता है तो ही भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा। डिटरेंस के लिए भारत को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला, परमाणु शक्ति पर्याप्त फंक्शनल यानी प्रकारात्मक और सुरक्षित होनी चाहिए। दूसरा, एक प्रभावी कमान और नियंत्रण व्यवस्था होनी चाहिए। थर्ड है, एक प्रभावी सूचना और पहले सावधान करने वाली क्षमता होनी चाहिए। उपरोक्त रणनीति के अनुसार व्यवहारिक रूप में व्यवस्थित योजना और प्रशिक्षण होना चाहिए तथा अंत में परमाणु हथियारों की तैनाती आवश्यक है। परमाणु शक्ति, तो इसके अंतर्गत युद्ध का खतरा उत्पन्न होने के दौरान कम से कम समय में भारत अपनी परमाणु क्षमता को तैनात कर सके। भारत की परमाणु शक्ति प्रभावकारी, विविधतापूर्ण, लचीली और विश्वसनीय तथा न्यूनतम प्रतिरोध की आवश्यकताओं के अनुसार होगी। इसके अनुसार समुद्र, भूभाग, गतिशील वाहन और परमाणु हथियारों के प्रयोग की वायु क्षमता का भी विकास किया जाएगा। विश्वसनीय और बचाव, तो विरोधी राज्यों के विरुद्ध परमाणु शक्ति के प्रयोग की प्रभावी क्षमता। दूसरा, परमाणु क्षमता विश्वसनीय, सटीक और समयबद्ध होनी चाहिए। बचाव, तो भारत की परमाणु शक्ति और कमान और नियंत्रण व्यवस्था का इस प्रकार निर्माण होगा कि अचानक होने वाले हमलों के विरुद्ध भारत त्वरित प्रतिक्रिया दे सके। कमान और नियंत्रण व्यवस्था, भारतीय परमाणु नीति के अंतर्गत एक प्रभावी कमान व्यवस्था का निर्माण किया गया है। परमाणु हथियारों के प्रयोग का अंतिम अधिकार प्रधानमंत्री को या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति के हाथों में होगी।
एक प्रभावी कमान और नियंत्रण व्यवस्था के द्वारा एकीकृत प्रक्रियात्मक योजना का निर्माण किया जाएगा। परमाणु प्रक्षेपण को भी प्रभावी रूप से तैनात किया जाएगा। भारतीय रक्षा बल की योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैयार रहना होगा। सुरक्षा और संरक्षा, तो पहला है परमाणु हथियारों का निर्माण, उनके परिवहन तथा उनके संचित करने पर विशेष बल दिया जाएगा, जिससे वे खो ना सकें तथा उनकी हानि न हो सके अथवा वे किसी अनधिकृत व्यक्ति के पास न पहुंचे। दूसरा, परमाणु दुर्घटनाओं को टालने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। तीसरा, आपदा प्रबंधन के लिए प्रभावी इंतजाम किए जाएंगे। अनुसंधान और विकास, भारत को इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर प्रभावी बल देना होगा तथा अनुसंधान और विकास पर लागू होने वाले प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करेगा। भारत की परमाणु नीति में परिवर्तन, तो भारत के द्वारा परमाणु नीति में न्यूनतम शब्द हटा दिया गया है, जो अब केवल परमाणु प्रतिरोधक क्षमता रह गया। निशस्त्रीकरण और हथियारों का नियंत्रण, तो भारत में निशस्त्रीकरण हथियारों का नियंत्रण देखते हैं। तो पहला है एक वैश्विक भेदभाव रहित परमाणु निशस्त्रीकरण भारत का मूल उद्देश्य है। भारत परमाणु रहित विश्व के निर्माण का समर्थक है। दूसरा, भारत के द्वारा अन्य राज्यों को भी परमाणु हथियार पहले प्रयोग न करने की नीति के लिए सहमत किया जाएगा। तो भारत के द्वारा अन्य राज्यों को भी परमाणु हथियार पहले प्रयोग न करने की नीति के लिए सहमत किया जाएगा। परमाणु हथियारों की घातक प्रवृत्ति को देखते हुए विश्वास निर्माण के उपायों को अपनाया जाएगा तथा उनके संभावित खतरे को भी न्यूनतम किया जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु हथियारों का नियंत्रण भी भारतीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। एनएसजी और भारत की सदस्यता, एनएसजी की स्थापना वर्ष 1974 में की गई। यह भारत द्वारा परमाणु विस्फोट 1974 की स्थापना की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। अच्छा, एनएसजी का फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। भारत इसका पार्ट नहीं है। वर्तमान समय में इसके 46 सदस्य हैं तथा सभी सदस्य एनपीटी पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य हैं। वर्तमान समय में एनएसजी ने भारत को परमाणु तकनीक और ईंधन के मामले में एक विशेष छूट दे रखी है, क्योंकि एनएसजी के द्वारा केवल उन्हीं राज्यों को परमाणु तकनीक और ईंधन दिया जाता है जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दिया। वर्ष 2010 से और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत की परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में सदस्यता का समर्थन किया है। भारत परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में अधिक विकसित राज्य है, इसलिए भारत की इस संगठन में सदस्यता का समर्थन किया जा रहा है, जिससे परमाणु अप्रसार को प्रभावी बनाया जा सके। सदस्यता का लाभ क्या होगा? तो इसकी सदस्यता से भारत को एक उत्तरदायी राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाएगा और भारत का परमाणु निर्यात व्यवस्था से अलगाव समाप्त हो जाएगा। एनएसजी के प्रावधानों में होने वाले परिवर्तन में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। अन्य संगठनों में भारत की सदस्यता प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा। तो बासेनार समूह, ए समूह, तो भारत ने तो बासेनार समूह में सदस्यता हासिल कर ही ली है, तो ये तो फालतू का तर्क है। सदस्यता में बाधा क्या है? तो इम्पेडिमेंट्स क्या है मेंबरशिप में? तो एनएसजी का सदस्य होने के लिए एनपीटी पर हस्ताक्षर करना पहली और प्राथमिक शर्त है। यदि भारत एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दे तो उसे सभी परमाणु अनुसंधान केंद्रों पर IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को निरीक्षण करने का अधिकार मिल जाएगा। चीन का दृष्टिकोण, तो एनएसजी के सदस्यों में अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत की सदस्यता का समर्थन किया गया और अन्य सदस्यों को भारत के समर्थन के लिए कूटनीतिक पहल की गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा आयरलैंड के द्वारा कहा गया कि भारत की सदस्यता देने से पहले एनएसजी के द्वारा उन मानकों और प्रक्रियाओं का निर्माण करना चाहिए जिनके आधार पर उन देशों को शामिल किया जा सके जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। चीन के द्वारा इसी दृष्टिकोण का समर्थन किया गया। इसके अतिरिक्त चीन का यह भी मानना है कि यदि भारत इस समूह में शामिल हो जाए तो भविष्य में पाकिस्तान को शामिल होने का मार्ग बंद हो जाएगा। परिणामतः चीन ने एनएसजी में सम्मिलित होने की भारतीय पहल को 2 बार वीटो कर दिया और अपने इस नीति से चीन ने पाकिस्तान को भी खुश करने का प्रयास किया। न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल, तो न्यूक्लियर लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट और न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल 2010। उद्देश्य, तो सिविल परमाणु दुर्घटना की स्थिति में नागरिकों को सहायता प्रदान करना तथा उनको मुआवजा देना। दुर्घटना के लिए उत्तरदायी कंपनी नागरिकों को मुआवजा देगी, जिससे कंपनी को उत्तरदायी बनाने का प्रयत्न किया गया है। प्रावधान, किसी भी सिविल दुर्घटना के लिए उस रिएक्टर का ऑपरेटर उत्तरदायी होगा। ऑपरेटर को 1500 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा देना होगा।
मौजूदा दुर्घटना की स्थिति से 20 साल तक दिया जाएगा। दुर्घटना के लिए क्षतिपूर्ति का दावा व्यक्ति नहीं करेंगे बल्कि ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में विवाद का निर्धारण उच्चतम न्यायालय की बजाय एक अलग परमाणु न्यायाधिकरण के समक्ष किया जाएगा। इस विधेयक के जिस मुद्दे पर अधिकांश देशों को आपत्ति है उसमें इस बात का प्रावधान है कि यदि निर्माता के द्वारा कोई त्रुटिपूर्ण सामग्री या खराब सेवा दी जाती है तो इस कारण से होने वाली दुर्घटना के लिए ऑपरेटर निर्माता से मुआवजे की मांग करेगा। निर्माता 1500 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। किसी खराब उपकरण के परिणाम स्वरूप होने वाली दुर्घटना के लिए भी निर्माता उत्तरदायी होगा। उपरोक्त दोनों शर्तों का प्रयोग समझौते के दौरान स्वीकार किया जाएगा। फिर भारत का नया सैन्य सिद्धांत, तो न्यू मिलिट्री डॉक्ट्रिन 2017 में आता है। तो भारतीय सेना अध्यक्ष के द्वारा वर्ष 2017 में नवीन सैन्य सिद्धांत की घोषणा की गई, जिसमें यह कहा गया कि भारत को चीन एवं पाकिस्तान की ओर से सुरक्षा का परंपरागत खतरा विद्यमान है। इसके अतिरिक्त आतंकवाद भी सुरक्षा हेतु गंभीर खतरा है। अतः भारत द्वारा परमाणु नीति में बदलाव करते हुए न्यूनतम शब्द को हटाकर विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध क्षमता का प्रयोग किया गया। भारत में एकीकृत सैन्य कमान के गठन की सिफारिश की गई। ईरान की परमाणु समस्या, तो ईरान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने वर्ष 2003 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को विस्तारित करके वह परमाणु हथियार बनाने का प्रयत्न कर रहा है। IAEA ने यह रिपोर्ट सुरक्षा परिषद को सौंपी। सुरक्षा परिषद ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मतदान में भारत ने ईरान के विरुद्ध वर्ष 2005 में एवं वर्ष 2006 और 2009 में मतदान किया। ईरान का पक्ष, ईरान के अनुसार ईरान परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने वाला राज्य है और इस संधि के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग का अधिकार है। 20% से ज्यादा संबंधित परमाणु हथियार में प्रयोग होता है, जबकि ईरान द्वारा संबंधित परमाणु 20% से कम है। तो जो इनरिच्ड यूरेनियम होता है उसकी मात्रा 20% से कम होनी चाहिए। अगर 20% से ज़्यादा है तो 20% से ज़्यादा इनरिच्ड यूरेनियम का प्रयोग परमाणु ऊर्जा के लिए, परमाणु वेपन्स के लिए किया जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए किया जाता है। और ईरान का कहना है कि हमारी जो इनरिचमेंट की क्षमता है वो 20% से कम है। ईरान के अनुसार इजराइल के परमाणु हथियार ईरान की सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंचाते हैं, इसलिए पहले इजराइल के परमाणु हथियारों को समाप्त करने की बात होनी चाहिए और समूचे विश्व और समूचे पश्चिम एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। ईरान समस्या पर भारत का दृष्टिकोण, तो रूस और चीन ईरान पर यूएन के प्रतिबंध को मानने को तैयार नहीं है। भारत के अनुसार ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध एक पक्षी नहीं होने चाहिए, बल्कि भारत केवल बहुपक्षीय प्रतिबंधों का समर्थक है। बहुपक्षीय प्रतिबंध यूएन जैसी संस्थाओं द्वारा तथा एक पक्षीय प्रतिबंध अमेरिका द्वारा लगाए जाते हैं। भारत के अनुसार ईरान समस्या का कोई सैनिक समाधान नहीं है, बल्कि भारत ईरान पर किसी भी सैन्य कार्यवाही का बिल्कुल समर्थक नहीं। भारत ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का समर्थन किया, लेकिन ईरान के परमाणु हथियार बनाने का विकल्प का समर्थन नहीं किया। ईरान परमाणु समझौता, तो ईरान और P5+1 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी के मध्य अप्रैल 2015 में लुसाने, स्विट्जरलैंड में समझौता हुआ। इस समझौते के द्वारा ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम बंद करेगा और ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। ईरान पर निम्नलिखित दायित्व होगा। पहला, ईरान को संवर्धन इनरिचमेंट स्तर निश्चित समय के भीतर सीमित करना होगा। ईरान में नटांज परमाणु घर को छोड़कर कहीं और भी ईरान परमाणु ईंधन का संवर्धन यानी इनरिचमेंट नहीं करेगा। फिर ईरान अपने भूमिगत परमाणु संयंत्रों को अनुसंधान गृह में परिवर्तित करेगा। फिर परमाणु ऊर्जा के लिए ईरान संवर्धित ईंधन का आयात नहीं करेगा। परमाणु ऊर्जा के लिए ईरान संवर्धित ईंधन का आयात करेगा। IAEA को ईरान के परमाणु घरों पर निरीक्षण की अनुमति होगी। फिर 4 से 12 महीने के भीतर यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटा लेंगे। वर्ष 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
ईरान के साथ हुए समझौते को समाप्त करने की बात कही। ट्रंप की नीति ईरान को हर ढंग से प्रतिबंधित करने की रही है। अमेरिका की इस नीति के कारण अब ईरान पुनः अपने परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। मई 2017 में रियाद, सऊदी अरब में संपन्न 55 देशों के इस्लामिक सैन्य गठबंधन सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसका नेतृत्व सऊदी अरब कर रहा है। इस गठबंधन को संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य समर्थन दे रहा है। इस सम्मेलन में मुख्यतः ईरान को आतंक को बढ़ावा देने वाले देश के रूप में बताया गया है। उपरोक्त कारण से भी ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को पुनः शुरू कर रहा है। हालांकि ये डील तो अब ट्रंप द्वारा समाप्त कर दी गई थी और अब ईरान पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए गए हैं, जिसके माध्यम से भारत पर भी दबाव डाला गया कि भारत ईरान से ऑयल परचेज करना बंद करे। भारत ने 1-2 वार्निंग को इग्नोर किया, फिर उसके बाद भारत ने ईरान से ऑयल परचेज करना बंद ही कर दिया है। तो अब पता नहीं कब ये प्रतिबंध हटेंगे और कब ईरान सब गतिविधियाँ बंद करेगा। तो चलिए, ये अपना चैप्टर समाप्त होता है। तो अगर दोस्तों आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।